फिटनेस प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं अलिशबा आसिफ। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में। आज हम देखेंगे कोरोना वायरस के पैंडेमिक में यहाँ का स्टाफ कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं, अगर कोई निजी इदारा या इदारा सपोर्ट कर रहा है उन पेशेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इदारा यहाँ पर कैसे काम कर रहा है और पेशेंट्स को कैसे डील किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो उनको लेकर आते हैं, उनको किस तरह गाइड किया जा रहा है। और ये भी देखेंगे कि डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी हिफाजत कैसे कर रहे हैं पेशेंट्स की हिफाजत करने के साथ साथ। चलिए आगे चल के इनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो पेशेंट को डील करती हैं, हिना मंजूर। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह आजकल की सिचुएशन में पेशेंट्स को डील करती हैं, क्या टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग तो हमारी सेम जो पहले होती थी वही है, 8 to 2। हम पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं, और पेशेंट्स भी जैसे हम पहले डील करते थे वैसे ही कर रहे हैं। बस केयर ज़्यादा हो गई है, ग्लव्स का यूज़, मास्क का यूज़, सैनिटाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, ख़ुद भी कर रहे हैं, पेशेंट्स को भी करवा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं। अच्छा, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के, उनको गाइडलाइन कैसे देती हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स की तादाद में कमी आई होगी एकदम, तो वो कैसे अब डील करें? तादाद में कमी तो नहीं आई, बट पेशेंट्स को बाहर वेट करवाया जाता है। एक टाइम में एक पेशेंट ही बुलाया जाता है और पेशेंट्स के पेरेंट्स में से भी एक पर्सन को हम अपने पास बिठा लेते हैं, मदर या फादर। इसी तरह बाहर जो रश होता है वो नहीं होने देते, हॉल से बाहर लोगों को निकाल दिया जाता है। बाहर रोड पे वेट कर रहे हैं, हॉल में वेट कर रहे हैं, गैलरीज में वेट कर रहे हैं। कोशिश की जाती है कि डिस्टेंस रहे, बट सम टाइम जुड़ भी जाते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप घर से आती हैं काम करने, आपकी भी फैमिली है, तो अपने आप को कैसे आपने अपने सेफ्टी मेजर्स क्या लिए हुए हैं और कैसे दूसरों को तो गाइड करते हैं? अपने आप का यही है कि मास्क का यूज़ करते हैं, ग्लव्स पहन के आते हैं, जाते ही घर वालों से नहीं मिलते हैं, पहले खुद फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद जो है सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़। बस मजबूरी है, क्या करें, हम नहीं आएंगे तो ओपीडीज़ कैसे चलेंगी। डॉक्टर्स का रहना हॉस्पिटल में कितना ज़रूरी है और उनके लिए जो पेशेंट्स आते हैं उनको उनका अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक 100% ज़रूरी है। अप्रिशिएट करना तो 100% ज़रूरी है। हॉस्पिटल में और ट्रस्ट के तहत आपको अप्रिशिएशन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। पेशेंट भी देते हैं, हमारे कोलीग्स भी देते हैं, हमारे हेड्स भी देते हैं। ये थी साइकोलॉजिस्ट हिना मंजूर। आगे चल के और भी स्टाफ मेंबर्स से बात कर लेते हैं और देख लेते हैं इस ट्रस्ट के तहत यहाँ पे कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स हैं और वो क्या क्या काम सरअंजाम दे रहे हैं। जी, आगे चल के यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे डाइट का ख्याल रखने को कहती हैं, अपने पेशेंट्स को कैसे डील करती हैं। आकिबा तो साहा न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ, वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस सिचुएशन में कैसे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे काम कर रही हैं हॉस्पिटल में और ये ट्रस्ट की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं जो आपको दी गई हैं और कैसे पेशेंट्स को डील करें? मैं बेसिकली यहाँ पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट में मैं जो है ना बेसिकली कीटोजेनिक डाइट पे वर्कआउट कर रही हूँ, जो कि हमारे एपिलेप्सी के बच्चों के लिए यूज़ की जाती हैं। और कीटोजेनिक डाइट जो है ना पहले कराची में करा रहे थे आगा खान वाले, लेकिन अब पाकिस्तान में कहीं भी नहीं करा रहे, सिवाय सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम लोग करा रहे हैं। कीटोजेनिक के मुतालिक थोड़ा सा बताएँ। कीटोजेनिक डाइट बेसिकली जो नॉर्मली लोग समझते हैं ना वो ये है कि वेट लॉस करने के लिए, लेकिन हम लोग जो कीटोजेनिक डाइट यूज़ कर रहे हैं ना वो है बच्चों के फिट्स को कंट्रोल करने के लिए। इसमें है कि लो कार्ब्स हाई फैट डाइट है। इसमें प्रोटीन जो है वो नॉर्मल रेंज में होती है, जितनी हमारी डेली की आरडीए या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें हमने कार्ब्स या शुगर कह लें सिंपल वर्ड्स में, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करनी होती है। जितनी उनकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि वही ग्लूकोज जो हमें तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे केडी के पेशेंट को यही जो है ना उनकी फिट्स की कॉज बनती है। इसीलिए जो है ना हम इन बच्चों के लिए कीटोजेनिक डाइट यूज़ करते हैं, जिसमें हाई फ़ैट होती है और लो कार्ब्स होते हैं। और फ़ैट के लिए हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, जिसका हमारे बच्चों पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो रहा है। और अब हमने न्यू एक MCT ऑयल स्टार्ट किया है, उसका भी हमारे बच्चों पे जो है ना काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आ रहा है। इवन के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अब माशाल्लाह से बिल्कुल फिट्स फ्री हैं। अच्छा, ये जो जिस डाइट के मुतालिक आपने मुझे बताया, कब तक ये इलाज जारी रहता है?
ये ना डिपेंड करता है पेशेंट की एक तो डिज़ीज़ से, क्योंकि एपिलेप्सी है उसकी भी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमारी जो कुछ जो डिजीज़ हैं उनकी टाइप है, उन पे ये बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। और उनमें से हमारे कोई 7-8 बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनकी साल 2 साल हो गए हैं, वो लोग माशाल्लाह से फिट्स फ्री हैं। ये डिपेंड करता है, ये 3 से 4 साल तक चलती है। कुछ लोग बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ जो है ना वो फ्रीक्वेंटली उनमें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि वायरस की सिचुएशन है आजकल, तो बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं, कोई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाला माहौल हुआ हुआ है, तो बच्चों की डाइट भी ख़राब हो जाती है, आम बच्चों की भी हो जाती है, फिर ये तो स्पेशल होते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करती हैं आप? देखिए, हमारे जो केडी के बच्चे हैं ना, उन लोगों का इम्यून सिस्टम वैसे भी वीक होता है, तो उनके लिए इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड सा डाइट चार्ट होता है, वो उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। हाँ, इसके अलावा जो हमारे न्यूरो से ही रिलेटेड एपिलेप्सी की दूसरी डिजीज़ के साथ आ जाते हैं ना, टाइप के साथ, उनको फिर हम फ्रीक्वेंटली जो है ना यूज़ कराते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग जो है ना इस तरह की डाइट यूज़ करें, जैसे कि हम कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग फिर हमको कहते हैं कि आप लोग इस तरह का डाइट चार्ट यूज़ करें, और आप डेली बेसिस पे जो है ना ल्यूक वाटर, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, या फिर हम कह लें गर्म दूध, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करें। इसके साथ आपके सेफ्टी मेजर्स हैं कि सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, मास्क ज़रूर पहने, घर में रहें, बिना किसी काम के बगैर जो है ना वो बाहर मत जाएँ। इस दौरान आपकी कितने घंटे की ड्यूटी है और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? हॉस्पिटल के अलावा आप अपने घर को, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देती हैं और कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि आप यहाँ से जा रही हैं? जी बिल्कुल। हॉस्पिटल टाइमिंग तो हमारी 8 to 2 o'clock ही है, वो उसी टाइमिंग में आते हैं। ये है कि यहाँ पे हमारे सेफ्टी मेजर ये होते हैं कि हम अपने रूम में एक पेशेंट को ही अलाउ करते हैं, और पेशेंट अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कोरोना का काफ़ी वो चल रहा है इशू, तो हमारे रूम में एक ही पेशेंट आता है एक टाइम में, वो भी हम डिस्टेंस रखते हैं, उनको भी सैनिटाइज़र यूज़ कराते हैं, फेस मास्क उनका होता है, उनके ग्लव्स उनके होते हैं, और ये है कि प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। फिर वार्ड्स में भी हम जाते हैं, जैसे मेरा न्यूरो का वार्ड है, वहाँ पे अगर केडी के कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हो तो हम उनको एडमिट करते हैं, अदरवाइज़ इस कंडीशन में हम लोग उनको एडमिट नहीं कर रहे। और घर जाके क्या करती हैं आप? घर जाके यही होता है, सबसे पहले ख़ुद को सैनिटाइज़ करते हैं कि ग्लव्स उतार के रिमूव करना, सैनिटाइज़ करना, फ्रेश होना, शॉवर लेना, अपने कपड़ों को अलहदा से रखना, और फिर कहीं जाके हम अंदर रूम में फैमिली के पास जाके बैठते हैं, उनको टाइम देते हैं। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हैं इस सिचुएशन में दूसरों का तो ख्याल रख रहे हैं, अपने पेशेंट्स का ख्याल रखने के साथ साथ उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं। इस ट्रस्ट के तहत जहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं, आगे चल के और लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं अपने पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं, फिर घर जाके अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर अली रज़ा मौजूद हैं, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट को देखते हैं। इनसे पूछ लेते हैं कौन से प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और क्या क्या काम करते हैं हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या करते हैं आप, कौन से प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं? मैं टीजीपी के फजले रबी प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और मेरा यहाँ पर बेसिकली वर्क ये है कि जो हमारे न्यूरो के पेशेंट होते हैं, नेफ्रो के पेशेंट होते हैं, उनकी मेडिसिन, जो क्योंकि नेफ्रो के जो पेशेंट होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के होते हैं, तो उनको मेडिसिन का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको टीजीपी ट्रस्ट जो है ना मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और कुछ टेस्ट्स करवाए जाते हैं बेसिक, जो पेशेंट नीडी होते हैं उनको वो नहीं करवा सकते अपने टेस्ट, तो वो टीजीपी स्पॉन्सर करता है, तो मैं उनकी जो काउंसलिंग करता हूँ, और इसके अलावा उनकी एवोल्यूशन करनी होती है उनकी, कि हम उनको किस तरह से उनके टेस्ट कराना है, उन्होंने उसकी गाइडलाइन प्रॉपर कौन सी लैब पे जाना है, उसने किस तरह से डॉक्टर ने उसको प्रोसीजर है जिससे आप क्राइटेरिया से सिलेक्ट करते हैं कि ये जो पेशेंट है नीडी है और ये नहीं है? हमारा एक एवोल्यूशन फॉर्म है, हम उसको फिल करते हैं, फिर हमें देखते हैं कि जो है ना ये पेशेंट नीडी है और कितना नीडी है, और हमने उसकी किस तरह से हेल्प करनी है। तो जो मेडिसिन होती है वो आम तौर पे क्या प्राइस वगैरह उनकी होती है जो आप लोग फ्री देते हैं? जी, वो मेडिसिन तकरीबन मंथली बेसिस पे हम देते हैं आउटडोर पेशेंट को, इंडोर को भी देते हैं, लेकिन हमारा जो है ना बेसिक फोकस ये होता है कि हम जो है ना आउटडोर के पेशेंट्स को ना जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, क्योंकि जिनका लंबा ट्रीटमेंट चलना है वो ये ना कहें कि हम इतना लंबा ट्रीटमेंट है, हम नहीं हॉस्पिटल, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आपको मेडिसिन मिलेगी, आप बच्चे का इलाज कराएं। बेसिक वर्क ही हमारा पर्पज़ ये है कि पेशेंट जो है ना अपनी बीमारी को लेके ना कट आउट ना हो,
ठीक है ना, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं कि ताकि वो इलाज कराना है, हम उसे पूरा फैसिलिटेट करते हैं कि आपने इलाज करना, हम आपकी हेल्प करेंगे। मोटिवेट भी किया जाता है पेशेंट को। काउंसलिंग की जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है प्रॉपर कि जो है ना आपने ना किस तरह से जो है ना इस बीमारी को लेके आगे चलना है, उसको सोशल भी और सोशल सपोर्ट की जाती है उसकी, और हर मेडिसिन की भी मेडिकल सपोर्ट भी की जाती है। मंथली कितने ऐसे पेशेंट हैं, नीडी पेशेंट्स, जिनको आप ये मेडिसिन और टेस्ट प्रोवाइड करते हैं? एस्टिमेटेड डिफरेंट कैटेगरी है, डिज़ीज़ पे ये डिपेंड करता है। 50 पेशेंट होते हैं एक डिज़ीज़ के जिनको हम करते हैं, 50 प्लस 100 प्लस हो जाते हैं डिफरेंट डिज़ीज़ के ये पेशेंट हैं जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं। 100 प्लस हो जाते हैं? 100 प्लस हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने फजले रब्बी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है ये? ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली जो है फ़ज़ल रब्बी मेरे रब का फ़ज़ल, ठीक है, हम रब का फ़ज़ल है। इसमें हम जो है ना बच्चों को, हमारा डिफरेंट स्टाफ है यहाँ पे 18 लोगों का जो यहाँ पे काम कर रहा है, जिस तरह साइकोलॉजिस्ट हैं, कीटो डाइट की न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्पर हैं, प्ले रूम्स बनाए हुए हैं हमने हॉस्पिटल में, क्योंकि ये पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं ये प्ले रूम्स जो हैं, कि बच्चे आते हैं लेकिन उनको बहुत इधर डिस्ट्रेस क्रिएट होती है। किसी को सुई लग रही है, उसको खिलौना दिया जाता है, मैं आपको खिलौना देता हूँ, आओ आप सुई लगवा लो। फिर बच्चे को एक इंटरटेन किया जाता है कि वो ना अपने इलाज के लिए ना वो खुश हो कि जो मैंने इलाज करवाना है, मैंने ड्रिप लगवानी है। फिर उसको प्ले रूम एरिया में लेके जाया जाता है, उसको बच्चे प्रॉपर प्ले रूम आयाज़ हैं जो उस बच्चे के साथ खेलती हैं, फिर बच्चा खुश हो जाता है। फिर प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट के साथ वो खुद जो है ना जुड़ जाता है कि मैंने ये ट्रीटमेंट कराना है, और मैंने एक होप जगा दी जाती है कि आप ठीक होकर घर जाएंगे। अब कोरोना वायरस की सिचुएशन में ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप भी इख्तियार कर रहे हैं और पेशेंट्स को भी कह रहे हैं? बेसिकली मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, एक तो मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ कि जो ना आपने सोशल डिस्टेंस रखना है। हत्ता कि दूर दराज से पेशेंट आते हैं, मैं उनको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि आप कोशिश किया करें कि जो है ना जिस भी बस में आ रहे हैं, जिस भी अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। हत्ता कि जो कपड़े वो पहन के हैं दोबारा घर में वो जाके वॉश करें, शावर लें। मैं ये उन्हें बताता हूँ कि ताकि जो है ना उनसे जो है ना बाकी लोग, उनके घर वाले ना मतलब बचे रहें। और लाजमी है कि सफाई एक निस्फ़ ईमान है, और इस तरह से एक तो हमारा एक ये मैसेज चला जाता है उन तक, दूसरा कोरोना की आगाही भी उन तक पहुंच जाती है कि हमने इससे किस तरह बचना है। अच्छा, पेशेंट्स को आप आगाही देते हैं तो जब दूसरी दफ़ा ये आते होंगे, क्योंकि 1-2 महीने तो हो गए हैं, क्या आप देखते हैं गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं पेशेंट को? जब पेशेंट दोबारा आता है ना तो उसको पता होता है कि जो है ना मैंने ग्लव्स पहन के जाने हैं, मैंने मास्क का इस्तेमाल करना है, मैंने सैनिटाइज़र लगाना है। वो प्रॉपर वही मेजरमेंट्स हमने बताए होते हैं ना, उसको ज़रूर फॉलो करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे अली रज़ा, कोऑर्डिनेटर इस प्रोजेक्ट के। आगे चल के बच्चों से भी प्ले एरिया में बात करते हैं, वहाँ पे यहाँ के जो बच्चे पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं, और उनका कौन कौन ख्याल रख रहा है वो भी देखते हैं, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहें हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त मैं चिल्ड्रन अस्पताल के प्ले एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ जो बच्चे पेशेंट्स हैं वो होते हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका कैसे ख्याल रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मदीहा इस्माइल यहाँ की साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आजकल की सिचुएशन में बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है। क्योंकि मैं वैसे इस वार्ड में ऑलमोस्ट 2 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ के बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, यानी कि इन बच्चों को आम बच्चों की निस्बत आम पेशेंट्स की निस्बत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इस जो सिचुएशन है ये पूरी कोरोना की, तो इसमें हमने इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की है कि तो इनकी हैंड वॉशिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और प्लस के मास्क के बगैर बिल्कुल इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। इसके अलावा ये होता है कि क्योंकि ये बिल्कुल एक नई बीमारी है, लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लोग खौफ का शिकार हैं, तो इस सिलसिले में काउंसलिंग ज़रूरी होती है कि इससे मतलब दो ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सी गाइडलाइन दें। इसमें यही है कि आपने मतलब हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपने इस हद तक हैंड वॉशिंग करनी है कि मतलब बार बार आफ्टर एवरी आवर, या मतलब अगर आपका किसी और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि बच्चे हैं, प्ले एरिया है, देख रहे हैं हम कम बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं प्ले एरिया में आजकल? पर बच्चों को एट अ टाइम 3 to 4 हमने किया हुआ है कि ज़्यादा बच्चे इस जगह पे जमा ना हों। मतलब बहुत ज़्यादा पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भी आ जाते थे तो हम इनकी एक ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते थे, लेकिन अब हमने
ग्रुप एक्टिविटीज़ को कम कर दिया और यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को नहीं हम एंटरटेन करते, मतलब एक वक्त में 4 या 5 आ जाएँ, क्योंकि पूरे ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें 4 वार्ड्स हैं और 4 वार्ड्स में तकरीबन जितने भी बच्चे हैं वो सबके लिए एक है प्ले एरिया ना। तो फिर इस तरह से हम उनको वो काउंसिल करते हैं कि थोड़े थोड़े बच्चे आएँ। पहले बहुत ज़्यादा भी बच्चे आते थे। इसके अलावा यहाँ पे इनकी हम कलरिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्टोरी टेलिंग का सेशन होता है, प्लस हम बच्चों के जब डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, यानी कि कभी ईद है या कोई और चीज़, तो हम बच्चों में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। या और बच्चों का कैंसर डे हम सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल कैंसर डे। इसके अलावा और भी जो इसके हिसाब से और भी वार्ड्स में जैसे कैंसर डे या किडनी डे, तो TZP ट्रस्ट जो है इन सबको हम लोग वो करते हैं, जो कि हॉस्पिटल में इतनी मुमकिन नहीं होती ये चीज़ें। इसके तहत सारा हो रहा है। ट्रस्ट के तहत जी, TZP ट्रस्ट। आगे चल के पेशेंट से भी बात कर लेते हैं। छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, उनसे चल के आगे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा। फ़िज़ा क्या कर रही हो इस वक्त? खेल रही हो। अच्छा फ़िज़ा कब से आ रही हो यहाँ, याद है? कब से आ रही हो? 1 साल से। 1 साल से आ रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड बना है? कौन बना है? कौन? अच्छा सबसे अच्छी डॉक्टर कौन है? सबसे अच्छी? मोहम्मद सबसे अच्छी हैं। और आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख्याल कौन रखता है? मोहम्मद कौन? मोहम्मद मैम ही ख्याल रखती हैं। आप बताओगी अपना नाम? क्या नाम है आपका? नहीं, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आगे चल के और भी बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मुनीबा। मुनीबा कब से आ रही है यहाँ पे? नहीं याद, मुनीबा को नहीं याद। अच्छा मुनीबा क्या कर रही हो इस वक्त? क्या खेलती है। खेल रही हो? अच्छा मुनीबा, फ़िज़ा ने बताया कि उसकी जो फ्रेंड है वो भी यहाँ की जो डॉक्टर हैं वो हैं। आपका कोई दोस्त बना है यहाँ पर? जी हाँ। कौन? आबाजी। अच्छा सबकी फ्रेंड वही हैं? जी हाँ। अच्छा और बताओ किसके साथ आती हो? मामा के साथ आती हो? जी हाँ। अच्छा यहाँ पे कोई डॉक्टर डांटता तो नहीं जब बात ना मानो? जब बात ना मानो कोई डांटता है? जी हाँ। ये डांटता है, फिर मान जाती हो बात? जी हाँ। बहुत अच्छी बच्ची है, जब डांटते हैं बात मान जाती है। बच्चा भी बैठा हुआ है, इससे भी बात कर लेते हैं आगे चल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समर। क्या नाम है? समर। समर क्या कर रहे हो इस वक्त? खेल रहे। खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? सबसे अच्छी गेम कौन सी लगती है आपको? ये वाली गेम अच्छी लगती है। अच्छा आपका दोस्त कौन है यहाँ पे? इन सब में से अच्छा बच्चा कौन है? कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अच्छे बच्चे हैं? अच्छा मुझे बताओ, पोइम आती है कोई? जी। पोइम आती है कोई? नहीं आती। क्या आता है? सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं आता। अच्छा खेलने में सबसे अच्छा क्या लगता है? बस यही, और कुछ नहीं लगता? जी बिल्कुल। आगे चल के यहाँ पे जो आया है इन बच्चों का ख्याल रखती है, उनसे बात कर लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे भी बच्चे हैं काफ़ी, तो उनका ख्याल कैसे करती हैं। बच्चे कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, क्योंकि सबसे छोटी बच्ची आई थिंक वो लग रही है मुझे। कैसे बच्चों को संभालती हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती हूँ, लेकिन बच्चों के प्यार से समझाती हूँ, खेलती हूँ उनके साथ। वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। वो जब हम ना आए तो फिर छुट्टी के टाइम तो फिर वो बहुत परेशान होते हैं, हमारे आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं बच्चे। बच्चे आपके साथ अटैच हो गए हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा क्योंकि इन बच्चों का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, चिड़चिड़े हो जाते होंगे बच्चे, इस सिचुएशन में क्या करती हैं? ज़िद करते हैं बच्चे? ज़िद तो करते हैं, फिर प्यार से उनको पेश आती हूँ उनके। मतलब है कभी कभी जैसे खेलते हैं उनके साथ, खुद खेलती हूँ, वो खुद बहुत फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे आस्ता आस्ता खुश हो जाते हैं। यानी आपको यहाँ सारी गेम्स आती हैं खेलनी? हाँ जी, यस। ठीक है। अच्छा ये बच्चा सबसे ज़्यादा ना कम बोला है, ये ऐसे ही कम बोलता है? ये थोड़ा शरारती है, लेकिन आज बहुत कम बोल रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा शरारती है, यानी इसलिए नहीं बोल रहा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब बच्चा बहुत ज़िद कर रहा हो, बहुत ज़्यादा, कौन सा बच्चा ज़िद्दी है, कैसे संभालती हैं उस ज़िद्दी बच्चे को? ज़िद्दी बहुत ज़्यादा यही है, ये तंग भी करता है और बहुत खेलता भी है आकर, और बहुत मुझे तंग भी करता है। फिर भी इसे मैं प्यार से समझाती हूँ, कभी कभी इसको डांट भी लेती हूँ थोड़ा सा, फिर इसको खुद बुला के आती हूँ कि आके हमारे साथ बैठकर खेलो। ये बच्चों का काफ़ी सारा टाइम आपके साथ गुजरता है, कोरोना वायरस के हवाले से क्या बच्चों को गाइडलाइन करती हैं आप?
ये हैंड वॉश भी करवाती हूँ उसको, और मास्क भी कहती हूँ लगा के, और फासले से बैठो ये कहती हूँ कि। और अस्पताल में इतना वक्त गुजरता है, घर जाके अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखती हैं, क्योंकि बाहर से जा रही होती हैं आजकल वायरस की सिचुएशन में? बस बहुत थोड़ी मुश्किल तो होती है भाई आने जाने की, लेकिन गाड़ी नहीं ना मिलती है, इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है। वो गाड़ियाँ के रास्ते बंद है ना, तो फिर इसीलिए कभी ऐसे आ जा। जी बिल्कुल, मुश्किल तो होती है, मगर ये इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आती हैं और इनके साथ रहती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वायरस की सिचुएशन में ये अपना काम भी कर रही हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे। अगर हम ये कहें ये हैं तो कम नहीं होगा ये कहना। आगे चल के बच्चों की मदद से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पर जिन बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है वो मुतमईन है और कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या टाइमिंग है, कब आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शकीला जाहिद। आपके बेटी बेटा? बेटी है फ़िज़ा। फिज़ा आपकी बेटी है, तो कब से आ रही हैं आप उसे लेकर? 1 साल 3 माह से। 1 साल 3 माह से। कैसा मुतमईन है ट्रीटमेंट से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने टाइम के लिए आती हैं? मतलब ये रेगुलर जब स्टार्टिंग में था, हमें काउंसलिंग के बाद इलाज के बारे में बताया गया था कि ब्लड कैंसर का जो इलाज है वो 2.5 साल का होता है, और न सिर्फ के बच्चों को माइल किया जाता है इलाज के लिए, बल्कि माओं को भी बहुत ज़्यादा समझाया जाता है इलाज के बारे में, और जो भी डिफ़िकल्ट्स होते हैं उनके बारे में माओं को बताया जाता है। ना सिर्फ के बताया जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटेड भी हैं। और बल्कि मैम रज़िया मैम के बारे में स्पेशली मैं बोलूँगी कि बच्चों के नेल्स और इतना ज़्यादा बच्चों की केयर, खुद कंगी मतलब बच्चों के करने, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, खुद जाके एक एक बेड पे बच्चों को देखती हैं, उनकी सफाई का ख्याल रखती हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो मास्क हो गया, हैंड वॉश हो गए, इनके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद करती हैं, और हमें भी बताया जाता है कि इनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इस वजह से बच्चों में ये बीमारी आम होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स ने बताया था कि वो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? सॉरी, कितना टाइम होता है जिसमें आपकी काउंसलिंग की जाती है, कितनी देर, और क्या क्या आपको बताया जाता है, क्या क्या गाइडलाइन? हमें इलाज के बारे में, बीमारी के बारे में मुकम्मल तौर पे समझाया जाता है, जब तक मतलब माओं को, मतलब कुछ माएँ ऐसी होती हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जल्दी समझ जाती हैं, जब तक मुकम्मल तौर पे हमें समझ ना आ जाए, यहाँ तक कि बच्चों को भी माइल किया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि सुई इंजेक्शन तो हर बच्चे डरते हैं सुई इंजेक्शन से। मैम मदीहा स्पेशली बच्चों को गाइड करती हैं, और इतने अच्छे तरीके से गाइड करती हैं कि बच्चे इनके सच में गर्विदा हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मैम मदीहा को, इनका समझाने का तरीका और बच्चों को माइल करने का अंदाज़ जो है वो इतना। वायरस के बारे में क्या गाइडलाइन दी है डॉक्टर ने बच्चों के और आपके हवाले से? हमें बताया जाता है कि घर से कम से कम निकलें, बिला वजह घर से ना निकला जाए। जब ज़रूरत के तहत सफ़र में, जैसे कि आउट ऑफ सिटी से हम आते हैं मुल्तान में इलाज के लिए, तो हमें बताया जाता है कि मास्क पहन के आएँ, आते ही घर से निकलने से पहले हाथ धोएं, मुंह ढांप के निकलें, बिला वजह कानों को, आँखों को हाथ ना लगाया जाए, और अच्छे तरीके से अपने आप को और बच्चों को खासकर कवर करके लाया जाए। आके फ़ौरन सबसे पहले सैनिटाइज़र्स, और जो बल्कि अरेंज भी करके देते हैं हमें सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और मास्क वगैरह, इनके बारे में हमें सब कुछ बताया जाता है। ख़ासकर माएँ और बच्चे ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल, यहाँ पे प्ले एरिया में जिस तरह बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है, जो पेशेंट है हमने देखा डॉक्टर के साथ साथ यहाँ की आया, और डॉक्टर जो हैं यहाँ के जो पेरेंट्स आते हैं उनको भी गाइडलाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे पेशेंट्स भी हैं, जो बच्चे हैं कैंसर के पेशेंट्स हैं, सारे मुख्तलिफ़ किस्म के इनको कैंसर है। यहाँ पे जो हाइजीन काउंसलर हैं यास्मीन, हम सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं कि वो बच्चों का यहाँ पे वार्ड में कैसे ख्याल रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे ख्याल रखती हैं आप बच्चों का और क्या ड्यूटी टाइमिंग्स है और क्या क्या करती हैं? सुबह 8 बजे हम आ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले यही होता है हाइजीन के मामले में कि हाइजीन, नेल्स वगैरह काटना, कंघी करवाना, मुँह हाथ धुलवाना, ब्रश, और हमारे पास हाइजीन किट में ये साबुन हो गया, नेल कटर हो गया, कंघी, ब्रश वगैरह सब कुछ मौजूद अवेलेबल रखते हैं अपने पास। और ये बाकायदा निकाल के ये जैसे ये पेस्ट हो गए, जैसे ये कंघी हो गई, ये हो गए, ये चीज़ें वगैरह, अच्छा ये सारी चीज़ें मतलब रखते हैं ये पेशेंट्स के लिए, ये बच्चों को देने के लिए, ताकि अभी बच्चे के नेल कट करी हैं तो आप डेली सारे बच्चों के ऐसे ही नेल कट? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बल्कि जिस दिन ना आए तो उस दिन बच्चे भी बोर हो जाते हैं कि आंटी पता नहीं क्यों नहीं आई। अटैच हो गए हैं? अटैच हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। और बच्चों के खाने का कैसे ख्याल किया जाता है, क्या क्या दिया जाता है? बात यह है कि हम चीज़ें वगैरह मतलब दूध हो गया, बिस्किट्स, केक, जूस, जो भी चीज़ मतलब हमारे पास अवेलेबल होती है, फिर हम डेली वो रूटीन में वो भी बच्चों को ऐसे ही देते हैं। लेकिन हाइजीन करने के बाद हमारी टाइमिंग है सुबह सुबह की, क्योंकि वो सुबह सुबह हम आते हैं हाइजीन करवाने के बाद, इनकी काउंसलिंग करने के बाद फिर यहाँ से जाते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। बच्चों के साथ मदर्स भी मौजूद हैं, उनको भी गाइड कर? जी बिल्कुल, उनकी काउंसलिंग चलती है साथ साथ हाइजीन के मामले में कि मतलब हाथ वगैरह धो के रखें, कुछ भी खाना है, कुछ खिलाना है, कुछ खाना, खुद भी कुछ खाएँ या बच्चों को खिलाएँ, लेकिन यह कि हैंड वॉश लाजमी करें। कोरोना वायरस के मुतालिक जो आजकल सिचुएशन चल रही है, इसके बारे में क्या गाइडलाइन देती हैं मदर को और बच्चे को? इसके मुतालिक हम यही करते हैं बार बार जितना हो सके हैंड वॉश करें, क्योंकि अगर वार्ड में कितने पेशेंट इस वक्त मौजूद हैं? वार्ड में तकरीबन इस टाइम हमारे पास 7 पेशेंट मौजूद हैं। 7 पेशेंट्स हैं। जी आगे चल के नर्स से भी बात कर लेते हैं, यहाँ में जो वार्ड में मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो कैसे कैसे काम करती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल ऐन, इनसे भी जान लेते हैं कि कैसे पेशेंट्स को डील करती हैं और क्या क्या गाइडलाइन देती हैं। जी नूरुल ऐन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ यहाँ पर। पेशेंट के बीमारी के हवाले से उसे जो अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है तो उसे गाइड किया जाता है कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी बीमारी जो है वो अच्छी खुराक खाकर वो जो है किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है। यहाँ पे हमारा ये जो वार्ड है एससी वार्ड है, यहाँ पे आते हैं सोकड़े के पेशेंट्स, तो उनके लिए जो डाइट होती है वो हम लोग बनवाते हैं यहाँ पे। और ये फीडिंग रूम बनवाया है उनके लिए टीजीपी की हेल्प से। ये सारे के सारे हम लोगों ने मॉडल्स रखे हैं ताकि यहाँ पे जो यहाँ का स्टाफ है उसे ट्रेन किया जा सके और मदर्स को ट्रेन किया जा सके कि वो अपने बेबी को किस तरीके से फीड कराएं। इन मॉडल्स की हेल्प लेते हैं और उन्हें एजुकेट किया जाता है, और यहाँ के स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सिस। दिन में कितने पेशेंट्स डील कर लेते हैं? एक दिन में हमारी ओपीडी के यहाँ पे 15 तक पेशेंट्स आ जाते हैं। कोरोना वायरस की सिचुएशन में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप लोग? कोरोना वायरस के हवाले से जो मदर्स हैं बहुत परेशान होती हैं कि वो अपने बेबी को फीड किस तरीके से करवाएं और वो क्या कोरोना वायरस उसमें जा सकता है कि नहीं। तो इस हवाले से हम उन्हें बताते हैं कि वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करके, जैसे मास्क लगाकर और ग्लव्स पहनकर, सैनिटाइज करके अपने हाथ, फिर बेबी को अपने फीड करवा सकती हैं। बिल्कुल, इससे वो जो है वो कोरोना वायरस उनके अंदर नहीं जा सकता बच्चे के अंदर। अगर मदर को कोरोना वायरस है तो उनकी ये क्यूरी दूर की जाती है और कोई भी इस तरह की डिजीज़ नहीं है कि जो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक, जो माँ का दूध है वो बहुत ज़रूरी है, इस वजह से उन्हें ट्रेन किया जाता है। जी बिल्कुल, पेशेंट्स की मदर को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के न्यूट्रिशन नूरुल ऐन हमें बता रही थी। आगे चल के और भी स्टाफ मेंबर से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसे कैसे यहाँ बच्चों को ट्रीटमेंट दी जाती है। जी बिल्कुल, एक और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है नाजिया बतूल, उनसे बात कर लेते हैं कि वो अपने पेशेंट्स का कैसे ख्याल रखती हैं और कितने पेशेंट्स को डील कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नाजिया बतूल है। मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट 3 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पर डेली पेशेंट्स मेरी ड्यूटी है स्टेबलाइजेशन सेंटर में। तो ये सीवियरली मेल नरिश चाइल्ड होते हैं जिनकी हम डाइट के थ्रू डिफरेंट उनके डिज़ीज़ के मुताबिक काउंसलिंग कर रहे होते हैं। जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर रहे होते उनको बाकायदा हम डाइट बनाकर प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। कितने पेशेंट है इस वक्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उनको सहूलियात फराहम कर रहे हैं? मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग्स होते हैं और हम उनको मेडिसिन टेस्ट नहीं करवा सकते, उनको टेस्ट करवा रहे हैं। उनको फूड, स्पेशली इन बच्चों को फूड हम बनवा के किचन से ही अवेलेबिलिटी है इनके लिए कि हम उनको प्रोवाइड करें। तीनों टाइम का खाना? तीनों टाइम का खाना। ये जैसे बच्चे हैं इनके लिए, छोटे बच्चे होते हैं जैसे 6 मंथ्स के, तो उनके लिए फीड बन रही होती है F75 F100, तो वो हम वहीं वार्ड में ही बनवा रहे होते हैं और इनको यहीं से प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
जी, ये थी नाज़िया बतूल जो बच्चों की डाइट के हवाले से हमें बता रही थी कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ट्रस्ट के तहत हॉस्पिटल में जो ट्रस्ट काम कर रहा है वो उनको फूड प्रोवाइड करता है तीनों टाइम। आगे चल के और भी स्टाफ मेंबर्स से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में जो प्रोजेक्ट के तहत ट्रस्ट जो प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है, फजले रब्बी प्रोजेक्ट है, इनकी हेड हमारे साथ मौजूद हैं राज़िया शेख। इनसे बात कर लेते हैं कि बच्चे जो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनको कैसे डील किया जाता है और आजकल कोरोना वायरस की सिचुएशन में कैसे डील किया जा रहा है, पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ट्रस्ट के हवाले से हमने तकरीबन 2015 से काम शुरू किया और मेरा ख़ुद यहाँ हॉस्पिटल में रहने का मुझे मौका मिला, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मसाइल देखे लोगों के, मरीज़ों के, तो उसी के हवाले से हमने यहाँ पे एक आगाज़ किया काम का। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है सॉदर्न पंजाब में दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल जो कि केटर कर रहा है एक बहुत बड़ी आबादी को। तो इसमें लोगों की, और ये मोस्टली बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज से भी आते हैं और सारा ये बेल्ट ही बहुत गुर्बत का शिकार है। तो उसमें इन लोगों को जो मसाइल होते हैं उनमें ये है कि जैसे मेडिसिन तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन सम टाइम कोई मेडिसिन ऐसी होती है कि जो नहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। फिर इसी तरह हर बीमारी के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ की लैब बहुत एक्टिव है लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाती, ये मसाइल थे। फिर लोग यहाँ पे आते हैं दूर दराज के एरिया से, कभी उनके पास वापसी का किराया तक नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस सारे एरियाज़ को ही हमने कवर किया। हम लोग यहाँ पे बच्चों के लैब्स के टेस्ट कराते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं जो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। इसी तरह हमने यहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए प्ले रूम्स बनाए हैं, बच्चों की उनको केयर करने के लिए उनके हाइजीन काउंसलर रखे हैं जो हाइजीन की काउंसलिंग करते हैं। हमने खाने पीने की चीज़ें उन्हें सारा दिन मुहैया करते हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ हमारा ये ऑफिस है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला हुआ है। मेरे साथ 2 कोऑर्डिनेटर होते हैं जो यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं पेशेंट को। प्रॉपर हर पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर होता है, कंप्यूटराइज उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसका डाटा लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका मसला सुना जाता है और फिर उसकी हेल्प की जाती है। क्या क्राइटेरिया होता है कि इस पेशेंट को डील करेगा ये ट्रस्ट और इसको क्या क्या फ़राहम करेगा, और 1 महीने में कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप डील करते हैं? जी, ऐसा है कि यहाँ पे जो वार्ड्स हैं वो तकरीबन नियरली 15 डिफरेंट डिजीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। उसमें हर वार्ड में हमारा हेल्पर मौजूद होता है। हम लोग वहाँ जा के मरीज़ों को, जैसे सुबह को हमारा हाइजीन काउंसलर हर मरीज़ से मिलती हैं। इसी तरह हमने 4 डाइटिशियंस रखी हुई हैं जो कि हॉस्पिटल में हर मरीज़ की उनका बाकायदा डाइट चार्ट बनता है उनकी बीमारी के हिसाब से। इसी तरह जो लैब टेस्ट हैं वो हर वार्ड में जाके जो भी ज़रूरतमंद होते हैं जिनका महंगा टेस्ट होता है वो हम कराते हैं। तो डेली अगर आप एक काउंट भी करें तो हमारे इस ऑफिस में कम से कम 50 से 60 लोग डेली विज़िट करते हैं और उनमें से मोस्टली लोगों की हम हेल्प कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जैसे ये है कि सम टाइम वो लोग वापस कोई खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो फिर उसको हमने एम्बुलेंस सर्विस यहाँ फ्री रखी हुई है तारिज़मी ट्रस्ट की तरफ से, और उनको पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। बल्कि इवन हम उनको कफ़न देने का भी इंतज़ाम करते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस से पहले और अब क्या फ़र्क है, कैसे काम कर रहा था पहले ट्रस्ट और अब कैसे काम कर रहा है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि कोरोना जो है जिस तरह स्टार्ट हुआ और लोग जिस तरह खौफ व हरास का शिकार थे, सबसे पहली बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो है लोगों के अंदर से खौफ को निकालना। हमारे यहाँ 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं, आपने भी यहाँ विज़िट करते देखा होगा कि या तो लोग दे आर सो केयरलेस अबाउट इट, वो इसको कुछ समझते ही नहीं है, या फिर वो हैं कि जो ओवर कॉन्शियस होके यूँ समझे कि उनको साइको इश्यूज़ हो गए हैं। तो हम लोगों ने पेशेंट को इस तरह बताना होता है कि जो लोग यहाँ पे मोस्टली वो लोग हैं जो केयर ही नहीं करते, वो समझते हैं कि जी कोई बात नहीं। तो हर एक को ये समझाना, डेली सुबह जब हम निकलते हैं तो हमारा यही होता है कि हम हर मरीज़ को ये समझाएं कि ये एक वबा है, इससे बचना है और इस तरह से बचना है। तो उसमें मेरी पूरी की पूरी टीम सारा दिन एक्टिव रहती है। हम लोग पहले भी काम करते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि अल्लाह का शुक्र है, इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी डॉक्टर्स के रोस्टर बने हुए हैं कि बारी बारी पे आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम पहले दिन से, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सब लोग यहाँ पे डेली मौजूद होते हैं क्योंकि हम अगर मददगार हैं तो मददगार
को तो हर वक्त हर जगह मौजूद होना चाहिए। अपनी टीम को, आपने खौफ की बात की, तो अपनी टीम में से खौफ कैसे निकालती हैं, कैसे मोटिवेट करती हैं आप उनको एज अ हेड? अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा जो सुबह आगाज़ होता है वो है हमारी कुरान क्लास के साथ। मेरे ऑफिस में एक छोटी सी हमारी 15 मिनट की दुआ की क्लास होती है, जिसमें हमने ख़ास तौर पे मैंने दुआओं के कार्ड सबसे पहले हमने बनवाए थे जैसे ही कोरोना का शुरू हुआ, कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि आप अल्लाह ताला से मदद मांगें। देखें, ये वबा है और इसने वबा ने कब तक हमारे साथ चलना हम नहीं जानते, लेकिन हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ। तो इन दोनों चीज़ों को लेके चले और मेरे टीम अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही इस सिलसिले में बहुत मोटिवेटेड है कि उन्होंने मदद करनी है, अपनी हिफाजत करते हैं, मास्क पहनते हैं, प्रॉपर अपना ख्याल रखते हैं और उसके बाद लोगों तक जाते हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान। मदर्स और बच्चों को कैसे गाइडलाइन पर काम करती है टीम? जी, ये मैंने कहा ना, ये वो कम्युनिटी है जो कि डील करना जिनको आसान नहीं है। दे आर केयरलेस अबाउट दिस वबा और दिस पेंडेमिक, वो इसको कुछ समझते ही नहीं है। तो उनको एक एक को जाके उनको बाकायदा हाइजीन किट्स देते हैं कि भी इस तरह हाथ बार बार धोएं, इस तरह आप मास्क लगा के रखें, इस तरह आप डिस्टेंस रखें। ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखते हैं कि वार्ड्स में जब अटेंडेंट आने शुरू करते हैं तो दे डोंट केयर, उस वक्त भी हमें जा के बताना होता है कि आप इतने फासले पे बैठना है, इस तरह ख्याल करना है। फिर ये है कि हमारा ट्रस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ओकेजनली भी हम लोग काम करते हैं कि जैसे अब ईद का मौका है तो ईद पे हम लोग बच्चों को सूट्स देते हैं, ईद के सूट्स देते हैं। फिर ये लॉकडाउन में ख़ास तौर पे ट्रस्ट का ये काम रहा कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हमने राशन बनवाए और अल्हम्दुलिल्लाह जितने पेशेंट हमारे पास रजिस्टर थे मोर देन 500, जिनको हमने 2-2 महीने का राशन फ्राहम किया है। इसी तरह उनका, लेकिन इस माहौल में तो हमें तो ज़्यादा एक्टिवली काम करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन से लोग इतने मजबूर हो गए थे कि आप बिलीव करेंगे, जैसे डायलिसिस के लिए पेशेंट 3 दफ़ा हॉस्पिटल आता है वीक में, थ्राइस अ वीक ही कम्स फ्रॉम द अदर सिटीज़। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ तो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। अब वो बेचारे अपने मोटरसाइकिलों पे चढ़ के आ रहे हैं किस तरह, तो उनको किराए देना, उनको फ्यूल के पैसे देना, फिर उनके डायलिसिस का पूरा सामान देना। लेकिन लॉकडाउन में ये समझिए हमारा डबल ट्रिपल अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया और इसीलिए मेरी टीम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनके दिल में भी डाली और वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल, ये थी राज़िया शेख जो चिल्ड्रन अस्पताल में एक ट्रस्ट है उसकी हेड हैं और यहाँ आज हमने देखा कि इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो पेशेंट का कैसे ख्याल रख रहे हैं। ट्रस्ट जो है बच्चों की मदद कैसे कर रहा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये देखी गई कि बच्चों को जो है कैसे बताया जा रहा है, गाइडलाइन कैसे फराहम की जा रही है उनके पेरेंट्स को और बच्चों को कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। अगली दफ़ा एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अलिशबा आसिफ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हम और आप।